हेलो बच्चों। तो बेटा फर्स्ट साइन चैप्टर का जो है ये आखिरी लेक्चर है। इसमें जो है जो भी अब पार्ट बचा है इसको हम लोग वर्कशीट मॉड्यूल से ही पढ़ लेते हैं अपने। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कोलाइडल विलयनों के गुणधर्मों पे। ठीक है, तो इसमें क्या है, कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म जो है ना, कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म, ठीक है। अब ये मेनली आप लोगों को बेटा खुद से ही पढ़ना है, ठीक है, लेकिन जो टॉपिक्स लगेंगे मेरे को उस पे मैं एक्सप्लेनेशन देता जाऊंगा। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले ये जो है आपका एक विस्मांगी प्रकृति होती है, मतलब विस्मांगी तंत्र होता है ये। ठीक है, विस्मांगी तंत्र। ओके, ये जो है बेटा एक स्थायी प्रकृति का भी होता है। ठीक है, विस्मांगी तंत्र हम लोग समझते हैं बेटा दो प्रावस्थाएं होती हैं। ठीक है, एक डिस्पर्स फेस, ठीक है, प्रक्षिप्त प्रावस्था, और दूसरा परिक्षेपण माध्यम। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कोलाइडल विलयन जो है स्थायी होते हैं। ठीक है, और ये कोलाइडी कण जो हैं हमेशा गतिमान होते हैं और इनमें पात्र के पैंदे में वो बैठते नहीं है, सेटल नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, छनन क्षमता। ठीक है, मतलब फिल्टरेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, जो कोलाइडी कण है बेटा सामान्य फिल्टर पेपर से तो वो पास हो जाते हैं, लेकिन अल्ट्रा फिल्टर पेपर से पास नहीं होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्यक गुणधर्म। तो अणुसंख्यक गुणधर्मों में क्या होता है कि ये अणुसंख्यक गुणधर्म शो तो करेंगे, जैसे कि अपन लोग जानते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, पढ़ा है ना बेटा, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ, है ना, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में। तो इसमें क्या होता है कि सॉल्यूट के जो कण होते हैं, ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन कम होती है, संख्या कम होती है, इसीलिए क्या है अणुसंख्यक गुणधर्म शो तो करेंगे लेकिन उनका मान बहुत कम होगा। ठीक है, अच्छा, ब्राउनियन गति। ठीक है, तो ब्राउनियन गति क्या होता है ये समझते हैं। ठीक है, ब्राउनी गति जो है बेटा, ब्राउनियन मोशन जो है, इसमें क्या होता है कि जो कोलाइडी कण होते हैं बेटा, ठीक है, उनको अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो ऐसे सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कोलाइडी विलयनों के परिक्षेपण माध्यम में कोलाइडी कण लगातार अनियमित रूप से क्या होते हैं बेटा, अनियमित रूप से जिगजैग जिगजैग इस तरीके से क्या होते हैं, चलते रहते हैं। ठीक है, समझो बात को, है ना। अच्छा, तो ये जो है गति जो है ना परिक्षेपण माध्यम के कणों के साथ विलय की टक्करों के कारण जो है उत्पन्न होती है। मतलब जो कोलाइडल कण हैं उनको हमेशा क्या होता है, एक जो है बल लगता रहता है, ओके, जो कि असंतुलित बल होता है, किसके द्वारा, जो माध्यम के कण हैं उनके द्वारा। ठीक है, इसलिए वो इधर से उधर भागते रहते हैं, है ना। कोलाइडी कण जितना ज्यादा छोटा होगा ब्राउनियन गति उतनी अधिक होगी। ठीक है, निलंबन और वास्तविक विलयन में जो है निलंबन जो होगा इसका, है ना, उसमें भी ब्राउनियन गति नहीं दिखती है और ना ही जो है आपका वास्तविक विलयनों में ये प्रेक्षित होती है। क्लियर, ये कोलाइडी कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन इनके आकार तथा माध्यम की श्यानता पर निर्भर करती है। अगर श्यानता बढ़ेगी तो क्या है बेटा, ब्राउनियन गति का जो रेंडमनेस है ये जिगजैग वो घटेगा। ठीक है, इसी तरीके से आकार भी बढ़ेगा, तो आकार बढ़ेगा तो उस केस में भी ब्राउनियन गति घटेगी। ठीक है, अच्छा, इस तरीके से क्या बेटा गुरुत्वीय प्रभाव की वजह से जो कोलाइडी कण सेटल डाउन होकर नीचे आना चाहिए वो नहीं हो पाता। ठीक है, और ये इस तरीके से ब्राउनियन गति आपने देखो बहुत सूक्ष्म डस्ट पार्टिकल जब होते हैं, ठीक है, और खिड़की से अगर रोशनी आ रही होती है अंधेरे कमरे में, क्लियर, तो क्या होता है बेटा, अपन देखते हैं डस्ट पार्टिकल जो है लगातार यूं जिगजैग करते रहते हैं, है ना। अच्छा, तो ये तो कहानी है। अब हम बात करते हैं बेटा टिंडल प्रभाव की। ठीक है, तो टिंडल प्रभाव क्या होता है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन को हम लोग बोलते हैं बेटा टिंडल प्रभाव। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल्स के द्वारा जो है
ये कोलाइडल कण जो होते हैं उनके ऊपर जब प्रकाश की किरण आती है बेटा, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, वो प्रकाश की किरण क्या होती है बेटा, जब इसके साथ क्या होता है बेटा, स्कैटर, प्रकीर्णित होती है, ठीक है, अलग अलग दिशाओं में प्रकीर्णित होती है। क्लियर। तो इस प्रकाश के प्रकीर्णन को हम लोग बोलते हैं जो है कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट बहुत सारे इसके तो उदाहरण हैं, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं जो आकाश का नीला कलर होता है बेटा, वो इसी की वजह से है कि वातावरण में जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कोलाइडी डस्ट पार्टिकल या जो भी हम लोग बोलें, तो वातावरण के अंदर जो है वो क्या करेंगे, लाइट जब आती है पृथ्वी के वातावरण में तो क्या होता है, वो उसको स्कैटर करते हैं। तो अलग अलग जो एंगल पे अपन लोगों को अलग अलग कलर दिखाई देते हैं, ठीक है, कहीं डार्क ब्लू दिखाई देगा, कहीं पे लाइट ब्लू, कहीं पे ऑरेंज टाइप का, ठीक है। तो वो अलग अलग एंगल पे अलग अलग वेवलेंथ दिखाई देती है, ठीक है। टिंडल इफेक्ट दर्शाने के लिए बेटा सामान्यतः ये लायोफोबिक दर्शाते हैं, ठीक है, क्योंकि टिंडल इफेक्ट दर्शाने के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर, मतलब जो प्रावस्थाओं के अपवर्तनांक, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, काफी हद तक अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। और जो आकार होना चाहिए कोलाइडी कणों का, वो क्या होना चाहिए बेटा, लाइट के वेवलेंथ, जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ के ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या है बेटा, टिंडल इफेक्ट है। क्लियर। अच्छा, धूमकेतु की पूंछ का दिखाई देना, तारों का चमकना, सिनेमा घर में चलचित्र जो है उनमें रंग दिखना, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, नाउ कोलाइडी कणों पर आवेश, ठीक है, तो कोलाइडी कणों पर आवेश, कोलाइडी कणों पर आवेश, ठीक है, चार्ज, ठीक है, ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, क्या होगा, देखो इसमें क्या है बेटा, सॉल कण प्रायः आवेशित माने जाते हैं, ठीक है। द्रव विरोधी कोलाइडल कणों पर सदैव एक विद्युत आवेश धनायन या ऋणायन होता है, जैसा कि मैं बता चुका हूं। सॉल एक ही प्रकार के आवेश के कारण ये नीचे नहीं बैठते, क्योंकि इनके मध्य एक प्रतिकर्षण बल लगता रहता है, ठीक है। तो सोल पार्टिकल्स जो है कोलाइडी कण, उनके ऊपर एक निश्चित आवेश होता है बेटा, धनात्मक या ऋणात्मक, तो इसकी वजह से उनके बीच में आपस में रिपल्सन होता है और इस वजह से वो स्थायित्व में नहीं आ पाते, सटल नहीं होते हैं, ठीक है। अब जो है सॉल के कणों पर जो है आवेश कई सारी वजहों से हो सकता है बेटा, ठीक है। एक तो है आपका किस माध्यम में वो उपस्थित हैं सोल पार्टिकल, जैसे कि हम बात करें प्रोटीन या अमाइनो एसिड्स है बेटा, तो अमाइनो एसिड्स में क्या है, NH2 CH2COH है, ठीक है। अगर माध्यम अम्लीय होगा, ठीक है, तो माध्यम अम्लीय होने पर यहाँ पे क्या आएगा, NH3+, ठीक है, CH2COH। और अगर माध्यम क्षारीय है तो क्या होगा, क्षारीय माध्यम में NH2 CH2 COO-, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि अम्लीय माध्यम में ये जो सोल पार्टिकल्स हैं बेटा वो धनात्मक होंगे और यहाँ पे क्या है बेटा, ऋणात्मक होंगे क्षारीय माध्यम में, ठीक है। अच्छा, सेल्फ जो है आयनाइजेशन की बात करें तो जैसे साबुन या अपमार्जक जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, खुद का ही आयनाइजेशन कर लेते हैं, तो सेल्फ आयनाइजेशन की वजह से भी क्या होता है, जैसे RCONA की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आयनाइज हो जाएंगे, ठीक है, CO- प्लस Na+। समझ बात को। परिक्षेपण माध्यम तथा परिक्षिप्त प्रावस्था के मध्य घर्षण से, ओके, तो घर्षण भी आएगा। धातु के सॉल निर्माण के दौरान वैद्युत परिक्षेपण विधि में सॉल कणों द्वारा इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने के कारण, ठीक है। तो धातु सोल में बेटा जो है सॉल निर्माण के दौरान विद्युत परिक्षेपण विधि में, ठीक है, जो अपन लोग विद्युत परिक्षेपण कराते हैं, ठीक है, ब्रेडिग आर्क मेथड, उसमें कोलाइडी कण जल में जो है
सोल कणों द्वारा इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने के कारण, ठीक है, तो वो सोल कण क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, ये आवेश होता है। फिर उसके बाद आता है बेटा आयनों की प्राथमिकता के आधार पर अधिशोषण, ठीक है, तो एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस की बात है, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है, इसको समझ लेते हैं। जैसे कि सपोज अपन लोग बात करते हैं यहाँ पे कि अपन लोग क्या करें बेटा, सिल्वर आयोडाइड का अपन लोग कोलाइडल सोल बनाना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सिल्वर आयोडाइड के कोलाइडल सोल कैसे बनाया जा सकता है बेटा, जैसे दो तरीके हैं यहाँ पे, ठीक है, कि Ki का जो विलयन है, ठीक है, उसमें AgNO3 की ड्रॉप्स डाल दो, ठीक है। तो AgNO3 की जब ड्रॉप डालोगे तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पे AgI, ठीक है, AgI अवक्षेप बनाए, क्लियर। तो हमने मात्रा इतनी कम डाली है AgNO3 की कि अवक्षेप पूरे तरीके से नहीं बन पाएगा, क्लियर है ना। अब जैसे ही ये पार्टिकल्स बनेंगे बेटा AgI के, यहाँ पे क्या होगा, जो कॉमन आयन होगा विलयन के अंदर कौन है, I माइनस और K प्लस, तो इसके साथ AgI के साथ आयन कौन सा कॉमन है बेटा, I माइनस। ये क्या हो जाएगा, इसकी सतह पे आने लगेगा, जो AgI के कण हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे बेटा, इस तरीके से जब क्लस्टर बनाएंगे अवक्षेपण से पहले, तो इसकी सतह पे क्या होगा, I माइनस क्या होगा बेटा, अधिशोषित होने लगेगा इस तरीके से, ठीक है, क्लियर। अब I माइनस अधिशोषित होने लगेगा, तो ये आपका हो गया एडजॉर्ब्ड लेयर, अधिशोषित परत। इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर आयन कैसा है बेटा, आवेश कैसा आ गया, ऋणावेश, क्या आ गया, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल, तो अधिशोषित परत आ गई है, क्लियर। अब यहां पे क्या होगा, देखो जो K प्लस हैं वो भी इसके साथ क्या होंगे बेटा, आकर्षण में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा डिफ्यूज लेयर, डिफ्यूज लेयर, ठीक है, ओके। और अधिशोषित परत फिक्स लेयर होती है बेटा, ये फिक्स होती है, जबकि डिफ्यूज लेयर फिक्स नहीं होती है, ठीक है, ये बनती बिगड़ती रहती है, क्लियर। तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उसको बोलते हैं बेटा ज़ेटा पोटेंशियल, ठीक है, या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रो विद्युत गतिक विभव, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, ठीक है, जिसकी वजह से अब ये पार्टिकल्स पे क्या आ रहा है बेटा, एक आवेश आ गया, और ये इस तरीके का आवेश सभी AgI के छोटे छोटे जो क्लस्टर बने होंगे उन पे आएगा, जो कि कोलाइडल पार्टिकल कहलाएंगे। सभी पे नेगेटिव आएगा तो ये आपस में रिपेल करेंगे, इसलिए ये शटल डाउन नहीं होते हैं, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इसी तरीके से बेटा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे AgNO3, मतलब ये पहला केस हो गया। दूसरा, अगर AgNO3 के विलयन में हम क्या करते हैं, Ki की ड्रॉप्स डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे AgI, ठीक है, और यहाँ पे विलयन में कौन रहता है बेटा, कॉमन आयन Ag प्लस, तो Ag प्लस इसके ऊपर क्या हो जाता, अधिशोषित हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, AgI ठीक है, और यहां पे क्या होगा, ठीक है, Ag प्लस जो है एक अधिशोषित लेयर बना लेगा बेटा, ठीक है। तो ये कैसा होगा, यही AgI का कोलाइडल सोल क्या हो जाएगा, धनावेशित होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, किस तरीके से उसको बनाया गया है इस पे भी निर्भर करेगा कोलाइडल सोल, क्लियर। अब कोलाइडल सोल जो है बेटा, इसमें आपको दे रखा है धनात्मक सोल और ऋणात्मक सोल, ठीक है। तो आप लोगों को ये एग्जांपल याद रखने हैं, अम्लीय माध्यम में प्रोटीन सोल, फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, धनात्मक सोल हैं, ठीक है। क्षारीय रंजकों में जैसे मिथाइलिन ब्लू, हीमोग्लोबिन आदि के सोल। ऋणात्मक सोल जो हैं सभी धातु के सोल होंगे, सल्फाइड सोल होंगे, है ना।
स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, मिट्टी, रक्त एवं चारकोल के सॉल्व, अम्लीय रंजक जैसे कॉन्गोरेंट, है ना, ये सब आप लोगों को पढ़ लेना है, याद रख लेना है, ठीक है। अब अपन लोग बात करते हैं कोगुलेशन या स्कंदन की, ठीक है। तो कोगुलेशन क्या होता है? कोगुलेशन और फ्लोक्यूलेशन, ठीक है। मतलब यहां पे स्कंदन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, देखो स्कंदन का मतलब क्या होता है बेटा? कोगुलेशन या जो कोलाइडल पार्टिकल है, ठीक है, वो क्या हो जाए? सस्पेंशन में, मतलब निलंबित हो जाए, ठीक है, तो स्कंदित हो जाए। तो स्कंदन करने की कई सारी विधियां हैं, उसमें बेटा एक तो है वैद्युत कण संचलन से, ठीक है, या पारस्परिक स्कंदन उबालने से, है ना, ओके, वैद्युत अपघट्य के उपयोग से। तो ये हम देख रहे हैं कोगुलेशन करने के तरीके। तो वैद्युत कण संचलन बेटा इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस यहां पे वैद्युत कण संचलन, इसमें क्या करते हैं अपन लोग, जो कोलाइडी विलयन होता है बेटा, ठीक है, उसको एक यू आकार की ट्यूब में भर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड्स डालते हैं हम लोग, एनोड और कैथोड, ठीक है। और ये धनात्मक और ये क्या होगा, ऋणात्मक, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके ऊपर कोई ना कोई आवेश तो होता ही है, ठीक है। अब जब कोई आवेश रहेगा तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे सपोज करो इन पे धनावेश है बेटा, कोलाइडल कणों पे धनावेश है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये कोलाइडल कण क्या होते हैं, इस तरीके से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ क्या होंगे बेटा, इस तरीके से फ्लो करेंगे। तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये जो कोलाइडल विलयन है, कोलाइडी कण अपन को दिखेंगे और ये प्योर वाटर होता जाएगा या प्योर सॉल्वेंट होता जाएगा, ये ज्यादा अब ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा अपन लोगों को धीमे धीमे। और यहाँ पे क्या होगा, ये सारे पार्टिकल्स जो होंगे चिपकेंगे बेटा, ठीक है, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे अपना आवेश क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे, और निरस्त करके क्या हो जाएंगे, ये इकट्ठा हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे, और इसको अपन लोग फिर स्क्रैच करके निकाल लेते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स को, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया बेटा। दूसरा क्या है आपका, पारस्परिक स्कंदन, पारस्परिक, ठीक है, स्कंदन, पारस्परिक स्कंदन का मतलब क्या है, ठीक है, दैट इज म्यूचुअल कोगुलेशन। म्यूचुअल कोगुलेशन में क्या है समझो, इसमें दो विपरीत आवेश के जो है कोलाइडल्स को क्या करते हैं अपन लोग, मिला देते हैं, ठीक है। तो एक धनावेशित और एक ऋणावेशित कोलाइड क्या करते हैं, यहाँ पे मिक्स कर देते हैं अपन लोग, ठीक है। और मिक्स कर देते हैं तो एक दूसरे का ये चार्ज क्या कर देंगे बेटा, न्यूट्रलाइज कर देंगे। जैसे आर्सेनिक सल्फाइड एक नेगेटिवली चार्ज सोल है और फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या बेटा, पॉजिटिवली चार्ज सोल है। दोनों को मिला देंगे तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को निलंबित करके दोनों ही सस्पेंशन मतलब निलंबन बना लेंगे, ठीक है।
अच्छा, इसी तरीके से बेटा उबालने से क्या होता है, जो उबालने पे क्या होता है, विलयन को उबालने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है ना, जिससे कणों की प्रतिकर्षण के बावजूद उनके परस्पर जुड़ने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, और मतलब वो टकराएंगे तो उनकी जो डिफ्यूज लेयर थी बेटा, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, और इस तरीके से वो जुड़ेंगे और ये सेटल डाउन हो जाएंगे। नाउ उपयुक्त विलायक मिलाकर, ठीक है, तो द्रव स्नेही सॉल का स्कंदन प्रायः उपयुक्त विलायक मिलाकर करते हैं, क्योंकि कण आवेश रहित होते हैं। ठीक है, तो अपन लोग जल स्नेही सॉल में एसीटोन मिलाया जाता है तो स्कंदन हो जाता है बेटा। ठीक है, समझ लो बात को। तो ये उपयुक्त विलायक मिलाकर अपन लोग करेंगे। विद्युत अपघट्य के योग से, ठीक है, तो विद्युत अपघट्य के योग से बेटा, ठीक है, ये अपन लोग जरूर समझेंगे। ठीक है, विद्युत अपघट्य के योग से, जो पांचवा है आपका, विद्युत अपघट्य के योग से, ठीक है, अगर अपन लोग किसी कोलाइडल विलयन के अंदर बेटा एक कोई विद्युत अपघट्य डाल दें, क्लियर, तो उसका जो आवेश होगा ना कोलाइडल कणों का, वो निरस्त करने वाले आयंस अगर उसके साथ मौजूद हो गए तो क्या करेंगे, वो उसको जो है निरस्त कर देंगे और सेटल डाउन हो जाएंगे बेटा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें कि फेरिक हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इसके ऊपर कौन सा आवेश है बेटा, धनावेश है। ठीक है, ओके, इसमें बेरियम क्लोराइड मिला जाए, ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड को अगर हम लोगों ने मिलाया इस कोलाइडल विलयन में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, Cl माइनस क्या करेंगे, इसको आवेश को निरस्त कर देंगे, वो Fe+3 के साथ क्या है बेटा, कंबाइन होंगे। ठीक है, तो इसके आवेश को क्या करने लगेंगे, निरस्त कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, सेटल डाउन होने लगेंगे, है ना। तो हार्डी-सूल्जे रूल यहीं पे आता है बेटा, कि इससे क्वेश्चन कई सारे बनते हैं इसमें। ठीक है, तो हार्डी-सूल्जे रूल क्या बोलता है कि कोई भी विद्युत अपघट्य उसकी स्कंदन क्षमता, ठीक है, इस बात पे निर्भर करती है कि उसके ऊपर कितना आवेश है। ठीक है, तो एक ऋणावेशित सोल जो है बेटा, AS2S3 जैसे ऋणावेशित सोल है, ठीक है, इसको जो है अगर हम लोग निरस्त करना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बेटा, धनायन लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, Sn+4, ठीक है, एल्यूमिनियम+3, कैटाइन जो है Na+। ठीक है, तो हार्डी-सूल्जे रूल ये बोलता है कि जो स्कंदन क्षमता होती है बेटा, ठीक है, मतलब इसको कोगुलेशन पावर बोलते हैं, कोगुलेशन पावर, स्कंदन क्षमता, वो संयोजकता की पावर जो है, आयन की जो संयोजकता होगी विद्युत अपघट्य की, ठीक है, उसकी चौथी घात के समानुपाती होती है बेटा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम बात करें कि आर्सेनिक सल्फाइड एक नेगेटिवली चार्ज सोल है, विद्युत अपघट्य हमने डाला एल्यूमिनियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड इस तरीके से। ठीक है, तो इन सब में जो है सबसे ज्यादा आवेश किसका है, Sn+4 का बेटा। ठीक है, SnCl4 डाल दिया, तो यहाँ पे Sn+4 जो है आयन जैसे ही पानी में आएगा उस कोलाइडल विलयन में, वो इसको क्या करेगा बेटा, इसके आवेश को निरस्त करना चालू करेगा, तो सबसे आसानी से, ठीक है, Sn+4, तो इसकी स्कंदन क्षमता सबसे ज्यादा होगी बेटा, फिर एल्यूमिनियम+3 और फिर Mg2+, फिर Na+। ठीक है, तो किसके कितने मोल हम लोगों ने यूज करने हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे बेटा कोगुलेशन वैल्यू। ठीक है, कि भाई कितने मिली मोल या कितने मोल प्रति लीटर हम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं स्कंदन करने के लिए। ठीक है, और जो कोगुलेशन वैल्यू है बेटा वो स्कंदन क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होगी। ठीक है, जिसका कोगुलेशन क्षमता ज्यादा होगा उसका कोगुलेशन वैल्यू कम होगा। ठीक है, इसी तरीके से एक धनावेशित सोल जो होगा उसमें क्या है, अपन लोग विभिन्न प्रकार के जो है ऋणावेशित आयन डालेंगे इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे, तो उसमें क्या होगा, जैसे FeCN6 4- की स्कंदन क्षमता सबसे ज्यादा होगी, फिर फॉस्फेट, फिर सल्फेट, फिर क्लोराइड, क्योंकि जो है संयोजकता जो भी रहेगी या आवेश जो रहेगा उसकी पावर 4 रहेगी। स्कंदन या ऊर्णनमान फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो किसी विद्युत अपघट्य की मिलीमोल प्रति लीटर में वह न्यूनतम सांद्रता जो किसी सॉल के स्कंदन के लिए आवश्यक हो,
उस विद्युत अपघट्टिका स्कंदन मान कहलाती है। समझो बात को। तो यहां देखो बेटा, स्कंदन क्षमता जो है स्कंदन मान के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब आता है रक्षण कोलाइड। ठीक है, तो रक्षण कोलाइड क्या होता है? ओके, तो रक्षण कोलाइड क्या होता है बेटा? कोई लायोफोबिक सोल जो होता है ना, ठीक है, तो उस लायोफोबिक सोल के अंदर, मतलब जो द्रव विरोधी सोल है, उसमें हम लोग द्रव स्नेही सोल को थोड़ा सा मिला देते हैं। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके बेटा, विद्युत अपघट्टिका को अगर हम लोग डालते हैं, ठीक है, तो उसके स्कंदन को वो बचा सके। क्लियर? मतलब द्रव विरोधी कोलाइडी कण जो है बेटा, वो आसानी से क्या हो सकते हैं, स्कंदित हो सकते हैं। तो इसलिए क्या है, हम लोग वहां पे द्रव स्नेही सोल को थोड़ा सा मिला देते हैं। ठीक है, तो ये द्रव स्नेही सोल के कण जो हैं एक परत बना लेते हैं द्रव विरोधी कोलाइडल कणों के ऊपर। ठीक है, इससे क्या होता है, उनका स्कंदन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग बेटा रक्षण कोलाइड, है ना, या स्वर्ण संख्या। ठीक है, तो स्वर्ण संख्या क्या होती है? गोल्ड नंबर। ठीक है, गोल्ड नंबर बेटा समझो, मैंने क्या बताया कि जो अपन लोगों ने रक्षा करने के लिए, ठीक है, उस कोलाइडी विलयन की, जो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन है, उसमें हम लोगों ने क्या करा, द्रव स्नेही कोलाइडी को थोड़ी सी मात्रा मिला दी। ठीक है, तो यहां पे स्वर्ण संख्या क्या होगी? स्वर्ण संख्या हम लोग डिफाइन करते हैं बेटा कि 10 ml विलयन अगर अपन लोग ले रहे हैं, ठीक है, किसका, कोलाइडल। ठीक है, तो स्वर्ण संख्या जो बेटा मिलीग्राम में, वह न्यूनतम मात्रा, ठीक है, मिलीग्राम में जो है द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन की, ठीक है, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन की 10 ml में वह न्यूनतम मात्रा जो स्वर्ण सोल का स्कंदन, ठीक है, 1 ml स्वर्ण सोल का स्कंदन रोक देती है। किससे बेटा? 10% NaCl से। ठीक है, समझो बात को। क्लियर? सो 10%, ये अपन लोगों ने 10 ml लिया, क्या, लायोफोबिक सोल, द्रव विरोधी सोल अपन लोगों ने लिया 10 ml। ठीक है, उसमें मिलीग्राम में वह मात्रा जो कि हम लोगों ने लायोफिलिक सोल की ऐड कराई है, ताकि क्या हो सके बेटा, अगर हम लोग 1 ml NaCl की, जिसकी सांद्रता 10% है बेटा, ठीक है, लायोफोबिक सोल कौन सा है? गोल्ड सोल। ठीक है, 10 ml गोल्ड सोल अपन लोगों ने लिया। 10 ml गोल्ड सोल, क्योंकि गोल्ड सोल क्या होता है, लायोफोबिक सोल ही होता है बेटा। उसमें हम लोगों ने लायोफिलिक सोल जो कि मिलाया है, उसकी मिलीग्राम में वह मात्रा, जिससे कि हम लोग क्या करें बेटा, 10% सांद्रता का NaCl अगर एक बूंद डालें और इसका स्कंदन ना हो, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग उस लायोफिलिक सोल या रक्षित कोलाइड की जो है गोल्ड नंबर। और जिसकी गोल्ड नंबर जो है कम होगी बेटा, उसकी रक्षण क्षमता क्या होगी? रक्षण क्षमता गोल्ड नंबर की वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। समझो बात को? ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे जिलेटिन की स्वर्ण संख्या बेटा 0.005 है, 0.01 से, है ना, तो ये एक अच्छा रक्षक कोलाइड है। जबकि स्टार्च की स्वर्ण संख्या क्या है? 20 से 25। मतलब अगर अपन लोग 10 ml गोल्ड सोल लें बेटा, ठीक है, तो 10 ml गोल्ड सोल में अपन लोगों को स्टार्च कितना डालना पड़ेगा? 20 से 25 मिलीग्राम। ठीक है, मान के चलो 25 है, तो 25 मिलीग्राम अपन लोगों ने डालना पड़ेगा, तब जाके अगर हम लोग उस गोल्ड सोल की रक्षा करना चाहते हैं, किससे? 1 ml जो 1 मिलीलीटर ड्रॉप है किसकी? NaCl की, तो वो रक्षित हो पाएगा। क्लियर? अच्छा, जबकि हम लोग जिलेटिन की अगर हम बात करें, तो जिलेटिन का सिर्फ हम लोगों को 0.01 मिलीग्राम डालना है। ठीक है, तो यहां पे क्या है बेटा, एक अच्छा रक्षक कहलाएगा ये, क्योंकि उसकी मात्रा हम लोगों को बहुत कम लेनी है।
कॉन्गो रूबिन संख्या भी कुछ इस तरीके का ही है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अभी एनसीईआरटी में जो दे रखा है बस वही पढ़ा रहा हूं, ठीक है बेटा। अब जो है कलर वगैरह हम लोग जानते हैं, ठीक है। कोलाइडल विलयन जो है रंगीन होते हैं, ओके, और ये रंग की उत्पत्ति प्रकाश के अवशोषण तथा प्रकाश के प्रकीर्णन से होती है। सॉल का रंग सॉल के कणों द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से जो है निर्धारित होता है, ठीक है। अच्छा, एक ही जो पदार्थ है उसके विभिन्न सॉल का भिन्न भिन्न रंग जो है सॉल के भिन्न भिन्न आकार के कारण होता है। तो सिल्वर सॉल जो है बेटा वो पीला होगा, ठीक है, जब उसका व्यास जो है छोटा होगा, मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वो पीले से लाल दिखाई देगा, लाल से बैंगनी दिखाई देगा, इस तरीके से, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है बेटा। ऐसे ही गोल्ड सोल भी होते हैं, तो गोल्ड सोल में भी क्या है, शुरुआत में जो है लाल रंग का होता है, फिर उसके बाद पर्पल, ठीक है, वायलेट, है ना, फिर उसके बाद गोल्ड दिखाई देता है अपन को। ये समझ में आ गया। अब विद्युत कण संचलन प्रभाव मैंने बता ही दिया है बेटा, ठीक है, कि जो कोलाइडल कण होते हैं वो अपने आवेश के अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ भागते हैं अगर विद्युत क्षेत्र लगाया जाए वहाँ पे। विद्युत और परासरण इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होगा बेटा, जब विद्युत कण संचलन की में व्यवस्था ऐसी बनाई जाए कि विद्युत क्षेत्र में केवल प्रक्षेपण माध्यम ही गमन करता हो, ठीक है, तो इस घटना को विद्युत परासरण बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक क्या होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहेगी बेटा, ठीक है। तो ये तो अपन लोग जानते ही हैं। कोलाइडी कणों का समविभव, ठीक है, एच आयन की वह सांद्रता या पीएच का वह मान जिससे कोलाइडल कण ना तो धनावेशित हो ना ही ऋणावेशित हो, इस स्थिति को में विद्युत कण संचलन प्रतिष्ठित नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं कोलाइड का समविभव बिंदु, ठीक है। इमल्सन क्या होते हैं बेटा, लिक्विड लिक्विड के कोलाइडल सोल बनते हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, ठीक है। तो ये आप लोग एक बार इसको पढ़ ही लोगे बेटा, ठीक है, कि भाई जो ऑयल इन वाटर होता है, ठीक है, जैसे दूध हुआ, वेनिसिंग क्रीम हुई। वाटर इन ऑयल क्या होगा कि भाई वहाँ पे पानी जो है ऑयल के अंदर रहेगा, जैसे मक्खन है, कॉड लीवर ऑयल है, कोल्ड क्रीम है, ठीक है, तो ये वाटर मौजूद रहता है कोल्ड क्रीम वगैरह में, ठीक है। ऑयल एक माध्यम रहेगा, ठीक है। अब मक्खन जो होता है बेटा उसमें एल्बुमिन एक पायसी कारक होता है, एमल्सीफायर जिसको बोलते हैं। दूध में तेलीय वसा पानी में परिक्षेपित होती है, जबकि इसमें कैसीन एक पायसी कारक होता है, ठीक है। तो एमल्सीफायर या जो पायसी कारक क्या होता है बेटा, जो स्टेबलाइज कर पाए, ठीक है। साबुन तथा अपमार्जक की सफाई की क्रिया, ये तो आप लोग पढ़ लोगे, है ना। जेल जानते हैं बेटा, ये जेल जो होता है एक कोलाइडी तंत्र होता है जिसमें एक द्रव ठोस माध्यम में परिक्षेपित होता है, ठीक है। जेल के बनने की प्रक्रिया को जेलीकरण कहते हैं। सीमेंटीकरण की क्रिया जेल का ही एक उदाहरण होती है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो आप लोग एक बार देख लेना बेटा, क्लियर। तो अब जो है इसमें कुछ खास ऐसा बचा नहीं है। हाँ, कैटालिसिस जो उत्प्रेरक वगैरह है आप लोग एक बार पढ़ लेना और इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा। थ्योरेटिकल है बेटा, इसको रट्टा मार के अपन लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लें, बाकी तो कुछ रह नहीं गया इसमें। हाँ, प्यूरिफिकेशन और रह गया बेटा। तो प्यूरिफिकेशन शुद्धिकरण की अगर हम बात करें तो शुद्धिकरण में क्या है, कोलाइडल विलयनों का शुद्धिकरण। एक होता है बेटा डायलिसिस, अपोहन क्या होता है, इस विधि में अशुद्ध सॉल को हम लोग क्या करते हैं, अशुद्ध सॉल का मतलब उसमें विद्युत अपघट्य जिस मात्रा में होने चाहिए उतने नहीं है, इस वजह से क्या है वो कोलाइडल विलयन अस्थायी होता जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ब्लड भी होता है बेटा, तो ब्लड में क्या होता है कि जो विद्युत अपघट्य होते हैं उनकी वजह से वो क्या है, एक स्थायी कोलाइडी है, ठीक है। लेकिन अगर उन विद्युत अपघट्यों की जो है मात्रा बढ़ने लगे, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि ब्लड जो उसका स्कंदन होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है बेटा इसमें क्या होगा कि सॉल जो है ना, अशुद्ध सॉल को अपन लोग भर देते हैं एक झिल्ली के अंदर, ठीक है, और सॉल कण झिल्ली से विस्तृत नहीं होते हैं लेकिन अशुद्धियां विस्तृत हो जाती हैं, ठीक है। वैद्युत अपघट्य युक्त अशुद्धियों की स्थिति में अपोहन तीव्रता से कराने के लिए जो है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो क्या होता है कि पानी से भरा हुआ एक जार लेते हैं, बड़ा सा टैंक, ठीक है, उसमें जो है एक जो है
चर्मपत्र में या जांतव झिल्ली में क्या करते हैं बेटा, अशुद्ध जो है अपन लोग कोलाइडी विलयन भर देते हैं, तो विद्युत अपघट्य के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, उस झिल्ली से बाहर निकलने लगते हैं, पानी के साथ वो बह जाते हैं। ठीक है, और इसी चीज को क्या है बेटा, इलेक्ट्रोडायलिसिस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में कराते हैं, तो विद्युत अपघट्य के कण तेजी से बाहर आने लगते हैं। ठीक है, तो वो तेजी से होने लगता है इलेक्ट्रोडायलिसिस, बस अंतर कुछ नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी जरूरी है वहां पे। सूक्ष्म निस्यंदन मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो सामान्य फिल्टर से तो अशुद्धियों को पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन यदि सामान्य फिल्टर के पेपर के छिद्रों को आंशिक रूप से बंद कर दिया जाए तो अशुद्धियों को पृथक किया जा सकता है बेटा। ठीक है, क्योंकि सामान्य फिल्टर पेपर में कोलाइडल कण भी निकल जाएंगे बेटा, लेकिन अपन लोग कोलाइडल कणों को रोक पाएं और सिर्फ जो अशुद्धियां हैं उनको निकाल पाएं। ठीक है, तो इस तरीके को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारे आपके प्यूरिफिकेशन के तरीके हैं। तो अब आप लोग इसको मगअप कर लेना बेटा। ठीक है, पढ़ लेना एक बार अच्छे से, और क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सब हो जाएंगे, है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ लो इस चैप्टर में। चलो फिर, है ना, चलो फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।